चलिए आज सेशन में चलिए आज सेशन में मैंने जैसे कि आप लोग को पहले बता ही दिया था कि जो हमारा ये सेशन होगा उसमें हम क्या टॉपिक लेके आएंगे। आपको मैंने इन्फॉर्म पहले से कर रखा था कि आपको अभी तक हम लोगों ने मोस्टली टॉपिक कवर ही कर डाला है। इसमें से आपका देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए तो आपका एवेल्युएशन, जो कि खासकर अगर आप देखेंगे इसको, खासकर एवेल्युएशन जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो चाहे आपका हिंदी हो, चाहे ये कह सकते हैं संस्कृत हो, चाहे गुजराती हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो या फिर कोई सब्जेक्ट हो, सभी का मोस्टली क्या एवेल्युएशन किया जाता है। ठीक है, इवेल्युएशन करने के लिए आपको सिंपल से वर्ड से पता ही चल रहा होगा कि किसी चीज का मूल्य निर्धारित करना। मूल्य निर्धारित करना तात्पर्य क्या होता है? अगर जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ लोग बेचारे सामान लेके जा रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, कोई पुअर है। ठीक है, पहले पुअर, देन आपका फेयर, फूड एंड ग्रेड। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक आपको चार कैटेगरी मिल रहा है। क्या कह सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसमें देख सकते हैं, कोई पुअर है, ठीक है, कोई क्या है, फेयर है, ठीक है, कोई क्या है, गुड है, एंड कोई क्या है, ग्रेट है। ठीक है भाई, अगर एक कैटेगरी आपने किया है, अगर एक कैटेगरी आपने लागू किया है तो किस बेस पे किया है? अगर मान लो आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप कहते हो यू आर सो स्मार्ट एंड यू आर वेरी वेरी हैंडसम बॉय, सिर्फ आप बात बोलते हो ना, अगर किस बिहाफ पे बोलते हो? अगर आप हैंडसम बोलते हो नो डाउट, लेकिन किस बिहाफ पे आप बोलते हो बताइए? अगर कोई व्यक्ति हैंडसम है, ठीक है, हैंडसम है, आप किस बिहाफ पे बोलते हैं? अगर आप कोई बिहाफ पे बोलते होंगे तो आपको पता चलेगा ना, या तो वह बहुत अच्छा बातचीत करता होगा, या बहुत अच्छा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, या बहुत अच्छा वो मतलब कन्वर्सेशन कर रहा होगा, या किसी भी तरीके से आपने कुछ तो मेजर किया, कुछ तो उसका मूल्यांकन किया, इसके थ्रू आपने बोला वो बहुत हैंडसम व्यक्ति है। या फिर कोई अगर गर्ल्स है तो आप बोलते क्या हो कि ब्यूटीफुल, कोई बहुत ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या, आपने आकलन मूल्य का निर्धारित किया ना, वह व्यक्ति किस मामले में है। हो सकता है व्यक्ति स्मार्ट हो, क्या हो, वह व्यक्ति स्मार्ट हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण आपने देखकर उस व्यक्ति क्या किया, आपने एक डिसाइड एक लोगो रख दिया कि बहुत स्मार्ट व्यक्ति है, यह व्यक्ति बहुत हैंडसम है। इस तरीके से अलग अलग आप लोगों ने क्या किया, उसको एक नाम दे दिया। ठीक है, ये जो आपने कहा वो ब्यूटीफुल है, वो हैंडसम है, या फिर कोई स्टूडेंट अगर हमारे पास है, क्या है, कोई स्टूडेंट है तो हम बोलते हैं बहुत क्या है भाई, फास्ट है, फास्ट, या बहुत करके बहुत तेज नहीं बोलते हैं भाई, कोई चीज बहुत पढ़ने में तेज है। किस बिहाफ पे आप कहते हो? अगर कोई व्यक्ति तेज है पढ़ने लिखने, किस बिहाफ पर बोलते हो? या फिर किसी बोलते हो भाई कोई बहुत मैथमेटिक्स वाला उसको व्यक्ति आता है, या किसी का बहुत गुजराती कमांड है, ये कह सकते हो। या तो किसी व्यक्ति का क्या है, तो अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है अब बोलते हो ना भैया, तो कहीं कहीं आपने जो उसका निर्धारित किया उसी से निर्धारित करता है इवेल्युएशन। अगर हम इवेल्युएशन की बात करते हैं, ठीक है, इवेल्युएशन की बात करते हैं हम, आपको पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर देखिए इवेल्युएशन जो है, अगर हम क्या विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, मूल्य प्लस आकलन। आपने इसी बिहार पर किसी व्यक्ति को आपने स्मार्ट बोला था, किसी व्यक्ति को आपने हैंडसम बोला था, किसी व्यक्ति को आपने गुड बोला, किसी व्यक्ति को आपने बेटर बोला, किसी व्यक्ति को आपने ग्रेट बोला, किसी व्यक्ति को आपने पुअर बोला, किसी फेयर बोला, किसी गुड बोला। मूल्य का आकलन करके इवैल्यूएशन, ठीक है, ये होता है आपका मूल्यांकन। और बात करते हैं, यहाँ देखिए कुछ तरीके से दिया हुआ है, अभी तक हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि इवैल्यूएशन का क्या होता है। यहाँ देखेंगे आप, तो आपको दिख रहा होगा, तो इवैल्यूएशन होता है क्या करता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है। सूचनाओं कहने मतलब मैंने भी बताया था, अगर किसी व्यक्ति को आपने क्या बोला भैया, आपने उसको गुड बोला, क्या बोला, गुड बोला, आपने किस बिहाफ पे बोला बताइए? या तो उसके बारे में आपने किसी सुना होगा कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा दयालु है, बहुत काइंडली है, बहुत पीटी है, इसमें उसका व्यवहार है, उसका नेचर है, इसी बिहाफ पे आप उसका निर्धारित किया ना, भैया बहुत अच्छा, बहुत गुड व्यक्ति है, इसी पे बोला ना। या फिर किसी व्यक्ति का क्या बोलते हैं, वो सोशल पर्सन है, क्या व्यक्ति, क्या सोशल पर्सन है, बहुत सामाजिक व्यक्ति है, इस बिहाफ पे आप बोलते हो। यानी मतलब वो कलेक्टिव एविडेंस, एविडेंस जो कुछ सूचनाओं को एकत्रित करता है, प्रूफों को एकत्रित करता है, जिसके थ्रू पर, ठीक है, अलग अलग प्रकार के चीजों को आप इकट्ठा करते हो, देन उसके बाद
आप एक निष्कर्ष निकाल के बोलते हो तो ये चीजें है। यहाँ पर एक बात तो शामिल करता है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो सूचना आ रहा है, वो क्या होना चाहिए आपके पास, यहाँ दो चीज है, वैलिड और रिलायबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, वैलिड और रिलायबल होना चाहिए। यूं ही कोई व्यक्ति बोल दिया कि यू आर सो स्मार्ट, आप बोलो वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी वेरी स्मार्ट, ऐसे नहीं। जब तक किसी व्यक्ति के बारे में आपके पास वैलिड या रिलायबल आपका सूचना नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप एकदम फाइनली आप उसको कोई डिसीजन रिजल्ट नहीं दिखा सकते। आप व्यक्ति बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, बहुत आप तेज कर रहा आपको पढ़ने में, आप फर्स्ट रैंकर हो, नहीं, जब तक आपके पास कोई वैलिड रिलायबल नहीं मिल सकता। यहाँ पर दो शब्द आपको मिला है, वैलिड और रिलायबल, तो आप यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो वैलिड होगा क्या होगा भैया, जो वैलिड होगा क्या होगा, ध्यान रखिए आप लोग, जो वैलिड होगा ना वो क्या होगा, रिलायबल हो सकता है, रिलायबल हो सकता है, लेकिन जो रिलायबल है, क्या है, जो रिलायबल है वो क्या हो सकता है, वैलिड नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान रखिए भैया, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जो वैलिड है वो रिलायबल है, लेकिन जो रिलायबल है वो वैलिड नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो 3 महीने का, 84 डेज का होता है, ठीक है। 84 का डेज की क्या होता है, उसकी वैलिडिटी होती है, क्या होती है भैया, वैलिडिटी होती है, क्या होती है भैया, वो वैलिडिटी होती है 84 डेज का, ठीक है। 84 डेज का वैलिडिटी होती है, मतलब जो आप रिचार्ज किया है फोर डेज तक का, ठीक है। 84 डेज, क्यों ही रात को 12 बजेगा, क्या होगा, 12 बजेगा, आपका रिचार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा उस टाइम। 12 बजे तक आप वैलिड, प्लीज भैया बात ना करें आप माइक बंद कर। भाविन जी आपके यहाँ बहुत आवाज आ रही है, माइक बंद कर लीजिए भैया। चलिए, ये होता है वैलिड, ठीक है। वैलिड मतलब वैध होता है, अगर जो व्यक्ति वैध है वो भरोसेमंद होगा, लेकिन जो भरोसामंद होगा वो वैध नहीं होगा, वो हो सकता है कहीं फेक न्यूज हो सकती है, हम क्यों ही भरोसा कर सकते हैं कि नहीं भाई हम इस पर भरोसा करके काम कर सकते हैं, यह बहुत सच बोलता है, ठीक है, यह व्यक्ति सच बोलता है, भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वो वैध नहीं होगा। कहने का मेरा तात्पर्य था, जो व्यक्ति, जो फैक्ट, जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना, जो तथ्य वैलिड होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, रिलायबल होता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति रिलायबल होता है, फैक्ट जो होता है वो वैलिड नहीं हो सकता हर कंडीशन, किसी कैसी कंडीशन हो सकता है, नहीं अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। ये दोनों पता है क्या होता है, वैलिड रिलायबिलिटी, ये आप जब पढ़ेंगे, कोई टूल बनाने की बात, कोई स्टेटमेंट बनाने की बात आती है, उसके फीचर्स में शामिल होते हैं भैया, ये फीचर्स में शामिल होते हैं, इससे मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट करके बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिनेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो मूल्यांकन होता है वह एक प्रक्रिया है किसकी, आलोचनात्मक परीक्षण कार्यक्रम का। अगर आप प्रोग्राम मतलब यहाँ कह सकते हैं टास्क है, क्या भैया, ये टास्क है। टास्क मतलब क्या हो सकता है, टास्क, एक मिनट, टास्क मतलब अगर हम चलिए, अगर हम टास्क की बात करें, ठीक है, प्रोग्राम मतलब क्या होता है, टास्क। हाँ, अगर हम टास्क की बात करें, टास्क की बात करते हैं अगर हम है, अगर हम टास्क की बात करें यहाँ पर, टास्क, सपोज आप 12th में हैं या आप बीए में हैं, ठीक है, या आप मान लो बीएड में हैं, तो क्या एक प्रकार से प्रोग्राम या आपका टास्क है, ठीक है। तो इसी चीज का क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्रिटिकल परीक्षण करना है। आप किस अंक को निर्धारित करते हैं, किस अंक को आप ग्रहण करते हैं, किस अंक को प्राप्त करते हैं, उसके बिहाफ पर आप कहाँ प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन पास हुए हो, सेकंड डिवीजन पास हुए हो, या फिर आप भैया थर्ड डिवीजन पास हुए हो, इसी बिहाफ पर हम करते हैं, ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन द्वारा, ठीक, ये आपका मूल्यांकन होता है। नाउ यहाँ देखिए स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन, क्या भैया, स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन है, ठीक है। यहाँ देखिए पहला स्टेप में क्या है, यहाँ पहला स्टेप में आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, अंडरस्टैंड द इवैल्यूएशन डिजाइन, ठीक है। अगर आपको मूल्यांकन कर, अब दिख रहा होगा, अगर आपको क्या करना है,
इवेलुएट करना है, इवेलुएटेड करना है किस चीज को, तो फर्स्ट साल आप क्या करना है, डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डिजाइन करना पड़ेगा जिस तरह भैया आप घर जब बनाते हो, क्या बनाते हो, घर बनाते, अब दिख रहा होगा, जब आप घर का निर्माण करते हो, क्या करते हो, घर का निर्माण करते हो, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होता है, क्या होता है भैया, ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा होता है, मैप होता है कि कहाँ पर विंडो होगा, कहाँ पर दरवाजा होगा, कहाँ खिड़की होगा, कहाँ वॉशरूम होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ बेडरूम होगा, हर चीज का क्या कहते हो डिजाइन करते हो, ठीक है। उसी तरह से मूल्यांकन में क्या करना चाहिए, आपको एक डिजाइन करना पड़ेगा, अगर डिजाइन होगा तो उसके बिहाफ पर आप हर काम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है आपका कि अब जो आपने डिजाइन किया, क्या है, डिजाइन किया है, या इसमें आप जो आइटम रखे हैं उस आइटम में जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन है वो किस तरीके का होगा। हो सकता है अगर आप जो आइडेंटिफाई करके सेलेक्ट करके क्वेश्चन आप रखते हैं यहाँ पर इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम आपका सपोज इकोनॉमिक्स का, क्या भैया, इकोनॉमिक्स का अगर हमको लेना है आपका, तो अर्थशास्त्र से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप इवैल्यूएशन में आप कहीं गए हो एग्जाम या आपका टेस्ट जो इकोनॉमिक्स में, और आपका क्वेश्चन कोई हिस्ट्री में पूछ लेगा, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये भैया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ डिजाइन क्या होगा ना, डिजाइन आपको बताएगा भैया अगर आपको जिस परिप्रेक्ष्य में आपको बनाना है उसी परिप्रेक्ष्य में आपको इसको क्वेश्चनिंग फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप में देखिए क्या है, एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट एग्रीमेंट। अब हो सकता है, देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। इसमें से कितने भाई या बंधु लोगों ने नेट का पेपर दिया होगा, किसका, नेट का, ठीक है, बहुत लोगों ने दिया होगा या फिर सुना होगा, जानते होंगे। आपको पता है इसको हम, अब ये एग्जाम क्या होता है, UGC NTA नेट, ऐसे लिखा जाने लगा है भैया, यूजीसी नेट एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, क्या है भैया, नेट का जो एग्जाम होता है नेशनल टेस्ट नहीं होता है। अब क्या, एनटीए कंपनी है या कह सकते हैं एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है, ये उसको कराती है। जो कि नेट का पेपर कौन करवाता है भैया, जो नेट का पेपर है कौन करवाता है आपका, यूजीसी के थ्रू होता है, यूजीसी, ठीक है। यूजीसी है ना, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी का कमीशन है, उसके थ्रू उसका एक पूरा इसमें कारभार उसी के निगरानी में होता है। लेकिन कराने काम कौन करता है, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। मतलब क्या है, ये दोनों में क्या इन्होंने किया है, यूजीसी आपका जो सीबीएसई बोर्ड वो ये दोनों ने क्या किया है, एग्रीमेंट किए हैं, ठीक, एग्रीमेंट किए हैं, क्या किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में जो कुछ इसके भी पोर्टल बने हुए, ठीक, इसकी भी एजेंसी होती है, एजेंसी के थ्रू क्या होता है, उस एजेंसी के थ्रू जाते हैं, तो वो एग्रीमेंट करते हैं भैया आप मेरा एग्जाम कराइए, कोई वायरस ना फैले, ठीक है, इसका हमको एग्रीमेंट कराना पड़ता है ना। फोर्थ स्टेप क्या है, सैंपल केसेस एंड कलेक्ट योर डाटा। अब यहाँ क्या होगा, आपका जो नमूना था, जो आपका सैंपल था, हमने कलेक्ट कर लिया, मतलब आपका एग्जाम होने के बाद क्या है, आप अपनी सूचनाओं को जो था वो हमारे पास सूचनाओं कलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसी सूचनाओं को हम क्या करेंगे भैया, एनालिसिस योर डाटा, आपके डाटा आपकी सूचनाओं को हम क्या करेंगे भैया, विश्लेषण करेंगे, क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है, विश्लेषण करेंगे, या फिर उसका हम, हाँ, विश्लेषण करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बता सकते हैं, आपके डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, आप कितने पास हो कि फेल हो, पास हो तो आपका रैंक क्या है, आपका रैंक क्या है, या आपका ग्रेड क्या है, या फिर आपका हो सकता है रेटिंग स्केल क्या है, ठीक है। ये मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ कि अलग अलग आपका स्केल आने लगा है, ठीक है। ठीक, तो ये सब क्या होता है, निर्धारित करता है कि आप किस जगह पे किस पोजीशन को आपने प्राप्त किया है, ठीक है। अगर जब इंटरप्रेटिव रिजल्ट हम करते हैं, यहाँ से हमको पता चलता है, जैसे आप लोग अभी एग्जाम देंगे, ठीक है, सा आप एग्जाम देंगे, अगर जीटेट का आपका जो गुजरात स्टेट है, ठीक है, गुजरात स्टेट का एग्जाम देंगे, आपका जब रिजल्ट आएगा क्या करेगा, डाटा को इंटरप्रेट करेगा ना, आपने कितना क्वेश्चन किया है, कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ दिया है, इसके बिहाफ पर आपको क्या बताएगा, आपको फेल या फिर आपका पास बताएगा, ठीक है, तभी तो बताएगा ना। अगर आप सूचना उसके पास नहीं आएगा तो नहीं बता पाएगा, उसके पास सूचना आएगा तो क्या करेगा वो बताएगा। ये यानी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ,
6 स्टेप होते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है। नाउ अब आता है कुछ टाइप, क्या भैया टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, संभवतः आप सभी दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में भैया आप ध्यान रखो, पहला हमारा टाइप क्या है, फॉर्मेटिव, क्या भैया हमारा फॉर्मेटिव है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है भैया, समेटिव। तीसरा हमारा क्या, डायग्नोस्टिक, ठीक है। अगर आप किसी बुक में या कहीं यूट्यूब पर पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बात को पहले एक्सेप्ट कर ले रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है आपसे, क्या कहता है भैया, कोई स्कॉलर, कोई टीचर, कोई व्यक्ति अगर ये बात दावे के साथ कहता है, ओनली वन देयर आर टू टाइप्स इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, आप उसको एग्री होकर मान लो, ठीक है, एग्री होकर मान लो। मैंने इसलिए यहाँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रखा है क्योंकि आप लोग किसका तैयारी कर रहे हो भैया, डिसेबिलिटी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो। डिसेबल जो सेक्टर के लिए होता है, यहाँ पर डायग्नोस्टिक आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ये इवैल्यूएशन क्या होता है, खासकर शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों के लिए या शिक्षा में जो समस्याएं जूझ रहे हैं बच्चे, उनके लिए किया गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। इसलिए सभी स्कॉलर या सभी टीचर यही बोलते हैं भैया सिर्फ मूल्यांकन दो तरीके का होता है, सिर्फ दो तरीके का, लेकिन मैं कहता हूं मूल्यांकन क्या होता है, तीन तरीके का होता है। मैं आपके टू टाइप्स मूल्यांकन से मैं सहमत हूं इवैल्यूएशन से, लेकिन एक डायग्नोस्टिक मूल्यांकन है, क्योंकि इसी के बेस पे क्या होता है भैया, रिमेडियल टीचिंग कराई जाती है मेरे भाई, रिमेडियल टीचिंग कराई जाती है, ठीक है। खैर मैं तो आपको बता ही रहा हूं, चलिए देखिए फॉर्मेटिव। अब इसको याद कैसे करना है, याद रखिए, ठीक है, इसको याद कैसे करना है। इसमें का सपोज मैंने बताया डायग्नोस्टिक मतलब होता है नैदानिक, ठीक है, चलिए छोड़िए, आपके पास दो है ना, इसको याद कैसे करना है, क्यों कभी कभी हम भूल जाते हैं। देखिए समेटिव का मतलब क्या है भैया, एस, एस का मतलब क्या होता है, एस है मतलब समेटिव, एस से क्या होता है सालाना, क्या होता है सालाना, या फिर इसको हम कह सकते हैं ए डबल एन यू एनुअल, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ईयरली, या फिर इसको हम कह सकते हैं फाइनली, क्या हो भैया फाइनली कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं रिजल्ट बेस, क्या हो सकता है रिजल्ट बेस, इस तरीके से तुम याद कर सकते हो समेटिव को, ठीक है। ये तो साल में एक बार होता है, पहली बात। दूसरा एनुअल होता है, ईयरली होता है, फाइनली होता है, रिजल्ट बेस होता है, ठीक है। क्या है समेटिव, मतलब अर्थात कहने का जिसका उद्देश्य क्या होता है भैया, आपका रिजल्ट बताने का, इसका जिसका उद्देश्य रिजल्ट बताने की बात है, रिजल्ट मतलब परिणाम बताने की कोशिश करने की क्षमता रखता है, वो मूल्यांकन क्या होता है, समेटिव मूल्यांकन होता है। क्या होता है भैया, समेटिव मूल्यांकन जो रिजल्ट को शो करे। और फॉर्मेटिव क्या होता है, ये बीच बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरेशन बोलते हैं, क्या भैया बोलते हैं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब होता है समय समय। जैसे मान लो कि मैं अभी यहाँ क्लास हमारा चल रहा है, ठीक है, क्लास होने के बाद हम क्या करते हैं भैया, आपको पता है लास्ट में हम आपको एमसीक्यू लेके आते हैं ना, हर बैच में होता है। तो क्या होता है, वो क्या होता है, आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, क्या होता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, समोटिव मूल्यांकन नहीं होता है। क्या होता है भैया आपका फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि इसके दौरान ही हमने क्या किया, उसका आपका मूल्यांकन किया, पढ़ाने की टेस्ट हमने खाली हुआ, आपसे प्रश्न हमने पुटअप कर लिया, ठीक है। या तो फिर ये हो सकता है कि यूं ही क्लासरूम में करते हुए आप पूछते हो, ठीक है। आप लोग अगर सभी कहीं पढ़ा रहे होंगे तो आप पता होगा, आप अपना पाठ खत्म करने के बाद बच्चे से क्वेश्चन पूछते हो कि हाँ उसके पिता का नाम बताओ, अब बताओ चूहा किस तालाब में गया, इस तरह जैसी स्टोरी होती है, उस तरह का क्वेश्चन पुटअप करते हो। क्यों, क्योंकि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए बात आप क्वेश्चन पुटअप करते हो। क्या होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ड्यूरेशन बेस्ड कहा जाता है, इसको रिजल्ट बेस्ड कहा जाता है, ठीक है। अब आता है डायग्नोस्टिक बेस्ड। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन क्या होता है, जिस स्टूडेंट का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन मतलब गलत निकले, क्या भैया रॉन्ग आए, क्या है रॉन्ग आए, मतलब वह स्टूडेंट ना तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए तैयार है, ना तो समेटिव के लिए तैयार है, ठीक है। तब हम उसका क्या करते हैं, नैदानिक मूल्यांकन करते हैं, भाई पता करो अब इसको प्रॉब्लम क्या है, पता करना है इसको प्रॉब्लम क्या है। तब हम पता करते, पता चलता है कि भाई क्या आईक्यू कम है बेचारे की, क्या है आईक्यू कम है, क्या हो सकता है वो लर्निंग डिसेबल व्यक्ति हो, वो नॉर्मल बराबर ना पढ़ लिख सकता हो, या नहीं, या फिर हो सकता है एडीएसडी हो। तारे जमीन पर आप सभी ने मूवी देखा है ना भैया, उसके क्लास में क्या होता है,
तो ही मूल्यांकन कराते हैं, बेचारा बच्चा फेल हो जाता है ईशान। तब उसके बाद आमिर खान हीरो बन के आता है बेचारा। उसने क्या डायग्नोस्टिक किया, इसको मैदान देखते भाई है कहाँ कहाँ फॉल्ट, उसने उसकी गलतियों कमियों को पकड़ा, फिर उसका मूल्यांकन किया, भाई इसके बेस करना है नहीं, देखा होगा तारे जमीन पर। तो एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। नाउ आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपका होता है यानी मूल्यांकन, इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं सामने। पहला डिस्कशन इन द क्लास, क्या हो सकता है भैया, डिस्कशन इन द क्लास क्या हो सकता है भैया, जब हम क्लास में वार्तालाप करते हैं तब उसके दौरान। एंड क्लिकर क्वेश्चन मतलब होता है कि आपके पास एक आपने क्लास लिया और हमने अपने बारे में रेटिंग स्किल आपसे मांग लिया, गुड बेटर बेस्ट करके। मैंने पढ़ा, खाली आपको मैंने लिंक भेजा, आपने क्या किया अपने हिसाब से गुड बेटर बेस्ट। आपको इसलिए मैं बताऊं, अभी हाल में जब लॉकडाउन था तो बहुत सारे ऑनलाइन आपके कॉन्फ्रेंस सेमिनार और आपके सीआरई प्रोग्राम हुआ करते थे, तो वहाँ फीडबैक लिंक आता था। आपके पास क्या आता था भैया, फीडबैक लिंक आता था, ठीक है, फीडबैक लिंक आता था ना। आप उसमें क्या रहता था कि जो टीचर ने सेशन लिया है वह किस तरह का था रेटिंग स्किल आता है, आप तुरंत उसको दे देते थे क्लिक, मतलब या तो क्लास दौरान ही आ जाता था, क्लासेस खत्म होने के बाद आ जाता था, ठीक है। इस तरह से क्या होता था आपका क्लिकर क्वेश्चनिंग भी हो जाती थी। एंड ग्रुप टास्क जो समूह लक्ष्य होता है, कोई वर्क दे दिया जाता है ग्रुप टास्क में, रेड कलर से आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, ग्रुप टास्क है, ठीक है। ग्रुप टास्क में क्या होता है, ग्रुप टास्क में हम यूं ही पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास 30 बच्चों का क्या एक ग्रुप है, 30 बच्चों का, हमने 10 10 ग्रुप में उस टॉपिक के हमने क्या दिया, भैया पहले से दूसरा पेज ए व्यक्ति करेगा, फिर दूसरे से तीसरा पेज ए वाला व्यक्ति करेगा, देन फिर क्या करेगा, 10 व्यक्ति हैं, फिर तीसरे से चौथा पेज तक ए व्यक्ति काम करेगा। सोचो ग्रुप टास्क हो गया नहीं हो गया, और आसानी से हमने क्या किया, मूल्यांकन के लिए बच्चों को आया कितना, बस आराम से। एंड पॉप क्विज़ क्या होता है, पॉप क्विज़ होता है, अब इसमें एक प्रकार से एक भी प्रश्नावली का ही श्रेणी आता है, ये क्वेश्चनिंग का ही होता है, ठीक है, क्विज़ होता है। यहाँ क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाया, यहाँ पे खासकर हम जब ध्यान होगा, अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है भैया, जियोग्राफी पढ़ा रहा है, भूगोल मतलब अर्थात कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हम वहां के देशांतर या सिनेरियो दर्शाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, पॉप क्विज करवाते हैं, और पॉप क्विज के अंतर्गत हम उसे फिलअप करवाते हैं अपने क्वेश्चनिंग को, जिससे वो कर पाते हैं। क्विज कर सकते हैं, इसको हम पजल कह सकते हैं, क्वेश्चन पर बात है, नेचर अलग अलग है बस। नाउ क्विक राइटिंग असाइनमेंट, ठीक है, अगर हम क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बैठ गए और हमने यूं बच्चों से बोला, हमने अभी जो 1 घंटा पढ़ाया है, ठीक है, या आधा घंटा जो हमने पढ़ाया, देखते हैं 5 से आपको 8 मिनट का टाइम देते हैं, 5 से 8 मिनट का टाइम देते हैं, और सभी बच्चों को लिख के दिखाएं, तो कोई उसका 1 पेज लिखे, कोई 2 पेज, कोई 3 पेज लिखे, आप इससे अनुमान लगा सकते हो ना व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है लिखने की, पढ़ने की और समझने की, उसी तरह से लिखेगा ना बच्चा, जैसा पढ़ा उसी तरह से। एंड होमवर्क असाइनमेंट, आपने पढ़ाया और बोला ठीक है भैया हमने जो पढ़ाया है उसको कल लिख के लेके आना। एंड प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम, ठीक है, हमने पढ़ाया, कोई टॉपिक है, सपोज यही टॉपिक हमने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट है, हमने पूछा भैया एक एक को आप एक्सप्लेन करो अपनी भाषा में, ठीक है, अगर वो बच्चा एक्सप्लेन कर ले इसका मतलब क्या, उसने पढ़ाई हुई बात को समझ लिया, मतलब इन द क्लासरूम, क्या हमने बढ़िया से असेसमेंट कर लिया। एंड सर्वे, सर्वे में क्या होता है, अगर सर्वे मतलब जो होता है आपका, वो भी एक डाटा कलेक्शन टाइप का होता है, कि यहाँ पर है हमने पढ़ाया, ठीक है, हमने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद अभी बच्चों का करना है भैया बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, हमने क्या किया, रैंडम, हमने 5 अलग अलग जगहों से क्या किया, खड़ा कर दिया, हमने यूं ही पूछा, हाँ बताओ भाई, अगर हमने सपोज टॉपिक पढ़ाया इंक्लूजन का, इंक्लूजन सेग्रीगेशन इंटीग्रेशन है, इंक्लूजन शब्द आया, मार्जिनलाइजेशन आया, हमने अब चारों को बोला भैया अब बताओ, और चारों हमने सूचनाओं को सुन लिया। अब मुझे समझ आ सकता है भैया इन पूरे क्लास का समझने के लेवल क्या है, जो हमने समझाया इंटीग्रेशन और सेग्रीगेशन इंक्लूजन या मार्जिनलाइजेशन समझाया, लेवल समझ में आता है ना, वन बाय वन नहीं पूछेंगे, लेकिन हम एक सर्वे टाइप का भी रैंडमली कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लोगों का विचार आ जाएगा, क्या होगा, लोगों का विचार आ जाएगा, जिसके बेस हम कह सकते हैं कि इनमें क्या खूबी है क्या नहीं। एंड पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू होता है कि भैया जैसे देखो पीयर मींस क्या होता है भैया, सब, हाँ ठीक है,
क्या होता है, समूह होता है। और ये समूह कैसा होता है भैया, समकक्ष होता है। क्या होता है, समकक्ष। ठीक है पीयर रिव्यू मतलब क्या होता है, इसकी विचार था। क्या होता है भैया, विचार। ठीक है, विचार था। अब पीयर रिव्यू ये किस तरह से हम इसका मूल्यांकन करते हैं समेटिव में, सॉरी फॉर्मेटिव में। देखिए एक क्लास है, क्या है, एक क्लास है, यहाँ पे क्या है, एक टीचर है, ठीक है टीचर है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ तक क्या है, अब यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट है, अब यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट भरे हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट भरे हुए हैं, ठीक है भरे हुए। अब बताओ, अब टीचर पढ़ाया, ठीक है पढ़ाया, उसके बाद हमने क्या किया भैया, चल 4 का 13 ग्रुप बना दे रहा हूँ, चल 4 का 13 ग्रुप, हमने 2 ग्रुप बना दिया क्लियर। अब तुम बताओ, एक को हमने दे दिया, उसका तुम्हें क्या बताना है, सार बताना है, सार यानी क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन बताओ। और 4 लोग जो है वो बच्चे को क्या बताएंगे भैया, केमिस्ट्री बताएंगे, ये बताएंगे। अब बताओ हमने क्या किया, पीयर रिव्यू, 4 को हमने दिया कंक्लूजन बताने, 4 को हमने क्या दिया, केमिस्ट्री बताने को, विशेषता बताने को, जो हमने टॉपिक पढ़ाया था। इस बिहार पर क्या होगा, हम इन चारों इन लोगों से एक प्रकार से हम इवेलुएट कर सकते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट पर बच्चों का क्या प्रकार से प्रभाव पड़ा है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ठीक है, हमने कोई चीज कंटेंट लिया या इसमें क्या किया, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में कि बाय हैंड कोई चीज अगर है, आपने पढ़ाया और उसका आपने क्या किया, बच्चों के सामने प्रयोग कर सकते हो, या फिर बच्चों को आपने यहाँ करवाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर समझने का प्रयास करिएगा, मैं एक चूहा बनाना सिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मैं टीचर एक चूहा बनाना सिखा रहा हूँ। चलो भाई ये क्या है, ये है। इसके बाद हमने क्या बताया, इस तरह से, अब यहाँ पे इस तरह से हमने बताया, चलिए क्या चूहा बन गया, ठीक है, थोड़ा मोटा पतला बन गया भाई, कोई बात नहीं, ठीक है चूहा। अब हमने किया, अब हैंड्स ऑन एक्टिविटी क्या करेंगे, देखा, अब हम कहेंगे भाई तू वो अब यहाँ बना इसको, तभी समझेगा ना बच्चे, पैर बनाना भाई, ठीक है, तभी समझेगा ना बच्चा बनाना, बनाना उसको आ रहा है चूहा, थोड़ा खाते पीते घर का चूहा है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको थोड़ी जीटेट का एग्जाम देने से चिंता होगी, बेचारा खा पी पहले था बढ़िया से। चलिए ये क्या करेगा, अब क्या, अब व्यक्ति सॉरी बच्चा आया और बच्चे ने क्या किया, इसको बनाने का प्रयास किया। इस बिहार पर हम देख सकते हैं उसकी जो आरेख आकृतियां हैं, किस तरह से कर सकता है, इसके बिहार पर उसका क्या सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। डिस्कशन मैंने बताया ही, वार्तालाप करके। एंड आपका यूनिट टेस्ट जो होता है क्लास में, क्या होता है भैया, अगर मान लो पूरे बुक में क्या है, मान लो 20 लेसन है, 20 लेसन है पूरी किताब में, क्या हो, अगर हम इसको बांटेंगे, एक ओपनली हम डिस्कस करेंगे, तो 5 चौका 4 बराबर 20, यानी अर्थात अगर हमारे पास 20 लेसन है, ठीक है, तो अगर हम 5 लेसन पढ़ाने के बाद क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग चैप्टर्स क्या कर सकते हैं, एक हम टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का, कि देखें हमने 5 लेसन पढ़ा डाला बच्चों को, बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। खास यूनिट टेस्ट क्या होता है, हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल टेस्ट होता है, लेकिन इस चीज को हमने क्या कर दिया, प्राइमरी एजुकेशन ला के रख लिया। 20 लेसन है, ठीक है, इसमें से 5 मतलब 5 लेसन है, हम रेशियो मिला उसका 4 बाई कर रहे हैं। तो अब मान 2 महीने में 5 लेसन खत्म हो गया, फिर हमने क्या किया, टेस्ट ले लिया 5 चैप्टर का, बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा, बस हम पढ़ाते जा रहे हैं, अब पता लगा बच्चे को आ नहीं रहा है, जब बच्चे को होगा टेस्ट होने वाला, बच्चा प्रिपेयर की तैयारी करेगा। इस बिहार पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिव कर सकते हैं। एंड क्वेश्चनिंग, जैसे क्वेश्चन था, इस तरह हम पूछकर अपने आप को स्टूडेंट का हम कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। नाउ समेटिव क्या होता है, मैंने बताया है, ये क्या होता है भैया, रिजल्ट बेस होता है। क्या होता है भैया, रिजल्ट बेस होता है, पहले बात को ध्यान रखें। इसमें क्या होता है, परिणाम होता है, क्या होता है, परिणाम होता है, ठीक है भैया, परिणाम। तो टीचर क्रिएट एग्जामिनेशन, अगर मान लो क्या करेगा, टीचर का कोई स्कूल कोई एग्जाम कराएगा, तो क्या कराएगा वो इसमें परिणाम घोषित करेगा, ठीक है। एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मतलब होता है, देखिए तो बोलते हैं मानकीकृत, को अगर देखा जाए, इसका मतलब होता है जो होता है कि अगर मान लो, सपोज अगर हम पूछ रहे हैं भैया गुजरात की राजधानी कहाँ है, या गुजरात के सीएम कौन है, अब बताओ भाई, एक स्टैंडर्ड है इसका, ठीक है। अब उसका ऐसा थोड़ी होगा, आपके गांव में कोई बड़े आदमी है, बड़े मुखिया है, उन्हीं नाम लेंगे भैया यही उसके है, वो तो वही हाल होगा।
एक महोदय आए टेस्ट लेने, ब्लॉक अधिकारी, और उन्होंने बोला कि भाई राम का धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चे ने बोला सर रामू नाम का लड़का बड़ा मजबूत, वही तोड़ा होगा। बोले अच्छा। क्लास टीचर पूछे भाई राम धनुष किसने तोड़ा? बोले बिल्कुल सही सर कह रहे हैं, वही तोड़ा होगा, वही बहुत बदमाश लड़का है। हेडमास्टर पास गए, हेडमास्टर से पूछा, हेडमास्टर बोले सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वही लड़का बहुत बदमाश है, वही तोड़ा होगा राम का धनुष। बताओ, इसका मतलब ही नहीं, वहां पे स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, कि अगर होगा, पूरी स्टैंडर्ड तब होता है जब बहुत तरीके से फिल्टर होकर आता है, तो वो बदलता नहीं है। आप सोचो, किसी का डेट कभी पूछता है कि स्थापना कब हुआ, ये राज्य कब बना, डिस्ट्रिक्ट कब बना, तो इस तरह सोचो फ्यूचर होता है ना, वो स्टैंडर्ड होता है। मतलब अभी आप जाएंगे पेपर देने जीटेट का, आप ध्यान रखिएगा, जीटेट का पेपर देने जाएंगे, जो आपका साइकोलॉजी का प्रश्न होगा, साइकोलॉजी का प्रश्न होगा, देख रहे हैं आप लोग, चारों ऑप्शन जो ए रहेगा प्लस बी रहेगा प्लस सी रहेगा प्लस डी रहेगा भैया ना, आपको सेम लगेंगे, सेम लगेंगे। अरे यार ये तो यही सब जवाब, यही जवाब है, लेकिन उसका कोई जवाब एक ही होगा, तीन थोड़ी होंगे, सेम लगते हैं ना। तो ए का डी मतलब सेलेक्ट किया गया जवाब, क्या स्टैंडर्ड मान, स्टैंडर्ड मानकों के अनुसार उसको माना गया है। लगने से नहीं होता है जवाब, वो लगने से नहीं होता है जवाब, क्या डी का आंसर हो नहीं, वो क्यों है, कैसे है, ये दोनों तीनों बातों प्रूव करता है उसका जवाब डी है, तब माना जाता है, उसी बोलते हैं आपका स्टैंडर्ड। एंड फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल डिस्कशन करने का, कोई आपके पास वर्क है, क्या है, वर्क है, और वर्क आप कर रहे हो, आपका उसके पास रेटिंग मिल, आपको ग्रेड मिल सकता है कि आपने बहुत गुड किया, आपने बहुत बेटर किया, या आपका मतलब 70% आपका इससे मार्किंग से मिलता है, या आपका 80%, इस तरीके से आपका होना चाहिए। एंड फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट होता है क्या, अगर एग्जांपल मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ, आप बीएड के स्टूडेंट हो, किसके भैया, बीएड के स्टूडेंट हो, और आपका प्रैक्टिकल काम था, क्या है, प्रैक्टिकल काम, क्या प्रैक्टिकल वर्क था, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क था, जब तक वो विद्यालय में कराया जा रहा था, प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा था, तब तक वो फॉर्मेटिव था, लेकिन जिस उसका रिजल्ट फॉर्म बन गया, मार्किंग क्रिएट हो गया, रिजल्ट फॉर्म बन गया, ठीक है, रिजल्ट फॉर्म अगर बन गया तो वो क्या हो गया, आपका फाइनल रिपोर्ट बन गई। फाइनल रिपोर्ट बन के वो भाई अगर मान लो कि हाई स्कूल और 12वीं का बोर्ड को चला जाता है, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी में चला जाता है, नहीं तो फाइनल रिपोर्ट क्या होता है, सभी लोग चला। नाउ यहाँ देखिए फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन है, एग्जांपल यहाँ मैं समझाना चाहूंगा भैया, अगर जीटेट का जो जॉब है, इसमें आपको पता होगा ना कि जीटेट क्वालिफाइड करने के बाद आपका क्या है, डेमो है, क्या किया, डेमो है, डेमो क्या रिजल्ट बेस है, ठीक है, क्या है, रिजल्ट बेस है, ऐसे यूं ही ना कि डेमो आप बस दे नहीं, रिजल्ट है, क्योंकि आप तो पास मार्किंग से पास होंगे तब जाके डेमो देंगे, डेमो देंगे, डेमो आपको परफॉर्मेंस गुड बेटर बेस्ट उस हिसाब से आएगा, उस हिसाब का रिजल्ट बनेगा भैया आपका क्या आपने ख्याति हासिल किया है, तो फाइनल रिविजन ये भी होता है एक प्रकार से। एंड फाइनल एसे, फाइनल एसे मतलब होता है क्योंकि अंतिम तत्व बोल सकते हैं या फिर अंतिम निबंध। कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, और मान लो मतलब 2 साल पढ़ाई अच्छे से किया, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद अगर वो व्यक्ति कॉलेज या स्कूल छोड़ के जा रहा है, ठीक है, आप एक फाइनल स्टेटमेंट देते हो, इसको बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, क्या बोलते हो, चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हो ना भैया। आप कहते हो कि व्यक्ति क्या तो बहुत गुड था, या फिर व्यक्ति क्या था भैया डेडिकेशन था, इस फला फला इसमें अलग अलग आप क्या करते हो, स्टेटमेंट जारी करते हो, क्योंकि फाइनल एसे के अंतर्गत आता है, क्या होते हैं आपके समेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है मेरे भाई, ठीक है। ना अगर इसको हम निष्कर्षित रूप से बात करें, तो जो आपका ये होता है, देखिए मैंने रखा है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, जो एक आपका इवैल्यूएशन होता है, एक प्रकार से सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद, या फिर उसके जो हमारे पास सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होता है, उसको कलेक्ट करने के बाद, या तो आप उसको गुड या बैड में पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, गुड या बैड में पॉइंट कर सकते हो कि कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है, और जैसे मैंने बताया आप रिलायबिलिटी एफिशिएंसी का हमेशा होना चाहिए, उसका देखोगे क्या व्यक्ति कर सकता क्या नहीं कर सकता। अगर ओवरऑल का बात किया जाए कंक्लूजन का, तो देखो मूल्यांकन होता है कि मूल्यांकन से हमको पता चलता है किसी तथ्य, तथ्य मतलब कोई फैक्ट या फिर कोई सूचना, या फिर कोई किसी प्रकार का हो सकता है, या किसी व्यक्ति का हाव भाव, नेचर, व्यवहार एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, जहां पर आप फाइनली इम्प्रूवमेंट बेस्ड आप
स्टेटमेंट प्रेजेंट कर सको, ठीक है। वो किसके थ्रू होता है, एवेलुएट के थ्रू होता है, उसी को एवेल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। एवेल्युएशन के जरिए किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं बहुत स्मार्ट है, बहुत, इसमें पहले आपको बताया, कोई 80 नंबर परसेंट पाया है सीबीएसई बोर्ड में, कोई गुजरात बोर्ड में 75% पाया है, किसके बेस पर, वो एवेल्युएशन के बेस पर आप कह सकते हो, ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है। नाउ यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ आप एमसीक्यू है, एमसीक्यू देखिए और जवाब दीजिए भाई आप लोग, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, which of the following statement is correct, ठीक है, दिख रहा है नहीं भाई आप लोग को? हाँ देखाई छे सर। जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए, प्लीज गिव अस आंसर। देखाई छे। दिख रहा है, जवाब तो दीजिए आप लोग, ये आपका हाँ सर आ देखाई छे। ये जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, गुड आफ्टरनून भैया, जवाब दीजिए। अजीत भाई हाँ सर, पूरा 5 मिनट, अजीत 5 भाई सर, अब केतन भाई आ गए हैं तो उनका सेशन शुरू करवाना है। बस 5 मिनट सर, 5 मिनट। हाँ ठीक ठीक निपटाइए। चलिए, ये क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए प्रश्न आएगा आपके जीटेट भैया, गुजरात टीचर टेस्ट में, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी समेटिव असेसमेंट, अरे महाराज, फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप समेटिव थोड़ी बनाओगे, चलो हटो, साइड हटो। समेटिव असेसमेंट इज नॉट एज कंप्रेहेंशन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। करेक्ट पूछा है कि जो आपका समेटिव आकलन है इज नॉट एज कंप्रेहेंशन, वो बोधात्मक और साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए सी देख लेते हैं, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, नहीं भाई, हार्डली नहीं होता इसमें कोई चीज, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ना तो कंप्रेहेंसिव होता है ना तो फॉर्मेटिव होता है, ठीक है भैया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट एसबीए अलाउ टीचर्स को, यहां पर रखा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, evaluate student in each semester या evaluate student without giving them feedback या फिर engage regularly with the learners and not evaluate students। आपके पास देखिए भाई 4 ऑप्शन है, स्कूल बेस्ड टीचर को अलाउ करने परमिशन देता है, कौन सा परमिशन देता है आप लोग बताइए। ए आएगा सर, ए। थोड़ा देखते हैं आपके जवाबों को, चलिए ये देखते हैं क्या कह रहा है, इवैल्यूएट स्टूडेंट्स इन ईच सेमेस्टर, बात सही है, अगर ईच सेमेस्टर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं बात सही है, लेकिन टीचर थोड़ी असेसमेंट करेगा एक सेमेस्टर, हो सकता है उसका बोर्ड एग्जाम करवाए। यहाँ पर आप क्या कर रहा है, टीचर ध्यान रखो क्या कौन रहा है, मैंने आपको बार बार कहा है आपके प्रश्नों का जवाब आपके प्रश्न में रहता, बस प्रश्न को मेंशन करो। तो इस सेमेस्टर का इवैल्यूएट हुआ स्टूडेंट का भैया, याद हो सकता है उसका कोई यूनिवर्सिटी पेपर ले, ठीक है, सेमेस्टर एंड में, या उसका बोर्ड सेमेस्टर वाइज ले, कोई दूसरा ले, ठीक है, इसका मतलब टीचर के अलाउ नहीं कर रहा है, टीचर के अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी में क्या, इवैल्यूएट स्टूडेंट विदाउट गिविंग देम फीडबैक, तो या अगर फीडबैक नहीं देना तो हमको असेसमेंट इवैल्यूएट नहीं करना होता, ठीक है, वो भी ए बी भी गलत, ए भी गलत। फिर देखिए इंगेज रेगुलरली विद द लर्नर, यहां देखिए यहां कुछ लग रहा है इंगेज रेगुलरली विद द लर्नर्स, ठीक है। अब रेगुलरली कौन इंगेज रहेगा भाई, इंगेज टीचर, कौन रहेगा, टीचर विद द लर्नर। सर हमेशा क्या होना चाहिए, रेगुलर नियमित रूप से टीचर लर्नर इंगेज रहना चाहिए, ये स्कूल बेस्ड ये करता है, ठीक है, नॉट इवैल्यूएट। इस बिहार पर देखा जाए, देखिए आप लोग अभी कह रहे हो आपका, अगर किसी ने शायद बोला कि ए, देखिए भैया अगर यार टीचर ना दिया होता, ठीक, टीचर ना दिया होता तो हम आपके
यह जवाब कंसीडर करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ टीचर दिया हुआ है, तो टीचर का मतलब इंगेज रेगुलरली विद द लर्नर, ठीक है, टीचर इंगेज होना चाहिए साथ में। वो एग्जांपल हमको ढूंढना है इसका, ठीक है ना। स्कूल बेस्ड असेसमेंट फोकस ऑन, जो आप एसपीए है किस पर फोकस करता है, ठीक, वो बताइए। डायग्नोसिस द डिफिशियंसी इन लर्नर्स, taking appropriate remedial measures, a continuous developing the skill and competency of learning. डी आएंगे ऑल ऑफ को, सभी के सभी आएंगे सर डी। बिल्कुल सही हम जवाब दिया इस बार, ऑल ऑफ एबव आएगा। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है ये बच्चे का डायग्नोसिस भी करता है, एप्रोप्रिएट रिमेडियल भी देता है, देन आपका कंटीन्यूअस डेवलप एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ लर्नर्स स्किल भी देता है, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही आपने इस बार जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेक्स्ट देखिए, सीसी स्टैंड फॉर क्या होता है भैया, सीसी ठीक है, जवाब आया चैट बॉक्स में देख बी लेता हूं भाई। बी बी आएगा सर बी। बी अगर आपने कभी सीसीई सुना होगा, देखिए यहाँ सीसी आया, चलिए पहले एक बार तुरंत चर्चा कर लेते हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। आ गया थोड़ा, एक हम आपको बता देते हैं सी। चलिए ठीक है। इसका जो मूल्यांकन दो तरीके से होता है, एक होता है स्कोलेस्टिक, एक होता है नॉन स्कोलेस्टिक, ठीक है भैया। ये होता है आपका अकेडमिक, ये होता है नॉन अकेडमिक। यानी कहने का मतलब ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, छोटी मोटा मैंने बता दिया। इसका जो सही जवाब होगा कंटिन्यूअस करिकुलर एग्जामिनेशन नहीं होगा मेरे भाई, करिकुलर एंड को करिकुलर एग्जामिनेशन नहीं होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सी विल करेंट, आप जाके देख लीजिएगा। इसका सीसी का मूल्यांकन ये दो बार सीटेट में पूछ चुका है भैया, पहले 2013-14 में, ठीक है। सीसी का फुल फॉर्म कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, याद रखिएगा इसका हिंदी भी, एंड कंपल्सरी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, गलत, सी विल बी करेक्ट आंसर होगा भैया, ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर होगा भैया। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, यहां चार ऑप्शन दिया है, देखिए इसमें से क्या है जो आपका टाइप्स नहीं है, क्या है भैया, जो आपका टाइप्स नहीं है। नॉन फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन, बताइए भैया। ये दे रहा है कोई, ये बिल्कुल सही, देखिए देख रहे, देखिए नॉर्म्स मतलब क्या होता है, मानक होता है, क्या होता है, मानक होता है। फॉर्मेटिव समेटिव तीनों मूल्यांकन होते हैं भैया, क्या होते हैं, तीनों मूल्यांकन आपके होते हैं, समेटिव पहले प्रश्न में देखा, ठीक है, तो होते हैं, लेकिन नॉर्म से कोई मतलब नहीं होता, ये मानक होता है जो कि एक इवैल्यूएशन का टाइप्स में नहीं आता है, ठीक है। ये आपका सीसी आपके फॉर्मेटिव समेटिव में कहीं कहीं शामिल हो जाता है इसके अंदर, लेकिन नॉर्म्स नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट, ठीक है भैया, थैंक यू।